हेलो इंडिया, मैं स्वरूपम और मैं कृति। वेलकम टू घर से पॉलिटिक्स, वेयर वी टॉक रियल पॉलिटिक्स फ्रॉम होम फॉर नेशन। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे पॉलिटिकल लाइस जिनके जाल में हम सभी कभी न कभी तो फंसे ही हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये वो बातें हैं जो लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, डिबेट्स में आर्ग्यू करते हैं और बिना फैक्ट चेक किए मान भी रहे हैं। सो ग्रैब योर चाय एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर्स द मिथ 1, फ्रीबीज आर चैरिटी। अरे सब कुछ फ्री चाहिए इनको, सुना तो है ना आपने भी और मैंने भी। But here's the truth, freebies are not charities, they are public policy choices. जब सरकार फ्री राशन, एजुकेशन या हेल्थ केयर देती है तो वो चैरिटी नहीं होता। टैक्स पेयर्स के पैसे टैक्स पेयर्स के बेनिफिट के लिए ही होते हैं। पब्लिक वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मतलब अब फ्रीबीज के भी फायदे होने लगे। हाँ भाई, तमिलनाडु का मिड डे मील स्कीम सुना है ना? It was started off as a freebie and it has improved the nutritional status in the underprivileged section of the society, reduced drop rates and also improved the attendance in the school. अब फ्रीबीज की बात और दिल्ली का क्या हाल है फिर? दिल्ली भी अच्छा है। According to 2019 study, 80% of the Indian household benefited from the power subsidy given by the Delhi government. अच्छा, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है, डेवलप कंट्रीज में तो मैंने नहीं सुना है। नहीं भाई, होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में भी बेसिक सुविधाएं फ्री होती हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट। अभी नए न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के बारे में सुना है? उन्होंने फ्री ट्रांसपोर्ट दिया है। वो धूम मचाने वाले? अरे हाँ भाई, वही। तो मतलब फ्रीबीज नुकसानदेह नहीं है? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कोई वाटर टाइप कैटेगरी नहीं है हमारे पास डिफरेंशिएट करने को फ्रीबी और वेलफेयर में। किसी सरकार का लड़कियों को साइकिल देना एक पब्लिसिटी स्टंट लग सकता है, बट इसका एक मैसिव इम्पैक्ट भी होता है। बट हाँ, ओवर रिलायंस ऑन दी स्कीम्स फॉर लॉन्ग टर्म विल डेफिनेटली हैव अ नेगेटिव ग्रोथ। डिफरेंस समझिए, पब्लिक वेलफेयर इज नॉट इक्वल्स टू पॉपुलिज्म। अब पॉपुलिज्म क्या होता है वैसे? अरे वो नेताओं के बेतुके वादे। अरे यार, वैसे मुझे तो समझ में आ गया। अब आप बताइए, क्या आपको समझ में आया? कमेंट्स में बताइए एक ऐसी स्कीम जिसने आपको सही में हेल्प किया हो। Coming to the next, election manifestos doesn't matter. इलेक्शन मैनिफेस्टो, आखिर ये होता क्या है? अरे वो डॉक्यूमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले रिलीज करती है अपने वादे लिखकर। ओह अच्छा, ये मतलब नेताओं के झूठे वादे। इसे कोई पढ़ता भी है? Exactly, लोग सोचते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टोस doesn't matter, but these matter पॉलिटिकली। खास करके पॉलिटिकल पार्टीज को बैकलैश फेस करना पड़ सकता है वोटर्स का, और उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है मीडिया के द्वारा, अगर इन्हें सही से पढ़ा जाए तो। इसका कोई प्रूफ भी है कि इसे अकाउंटेबल ठहराया गया है? 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एस सुब्रमण्यम केस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज वही वादे करें जो उन्हें को पूरा कर सकते हैं। ऐसा भी है? हाँ, और मजे की बात पता है, अभी तमिलनाडु में एक वोटर ने PIL दायर किया था डीएमके पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एजुकेशन लोन वेवर की बात कही थी। ओह, तो ये तो 15 लाख वाले वादे होंगे? नहीं भाई, वो मैनिफेस्टो में मेंशन नहीं था। बट तुझे डिजिटल इंडिया का स्कीम याद है और स्टार्टअप इंडिया स्कीम? ये 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो से निकला आइडिया था। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं तो अभी से पढ़ने वाला हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप पढ़ेंगे अपने मैनिफेस्टोस को? और जरूर पढ़िए। मूविंग टू द नेक्स्ट, यूथ कांट चेंज पॉलिटिक्स। हाँ भाई, करेगा भी कैसे? हमारा यूथ रील स्क्रॉल करने में जो बिजी है। बट डेटा तो कुछ और कहता है। 2024 के इलेक्शंस में नियरली 20 करोड़ यूथ वोटर्स रजिस्टर किए गए थे, जो कि ब्राजील के पॉपुलेशन के बराबर हैं। प्लस दे आर आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सोशल कैंपेन्स। अच्छा, ये वही कैंपेन्स है ना जो सोशल मीडिया पे ही स्टार्ट होते हैं और वहीं पे खत्म भी हो जाते हैं? नहीं भाई, रियलिटी में भी होते हैं। नेपाल का जेन ज़ी प्रोटेस्ट नहीं सुना क्या? These youngsters have stood up against their government, against corruption and inequality in their state. उन्होंने तो सरकार ही बदल दी। अब कौन सा चेंज चाह रहे हो तुम? अरे ये वहाँ वाले हैं ना, हमारे वाले तो अभी भी एक्टिव नहीं है। नहीं भाई, हैं। करीब हमने 7 MPs को वोट का है जो लोकसभा में गए हैं 30 से कम की उम्र में। प्लस हमारे प्रधानमंत्री ने भी 1 लाख युवाओं को अपील की है एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए। अरे तो जब इतना कुछ हो रहा है तो यूथ पावरलेस क्यों है? यूथ पावरलेस नहीं है, यूथ होपलेस हो गया है। अगर 10% भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लेना तो पूरी पॉलिटिक्स का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसी बात पे अगर आपको अपने जगह के MP या MLA का नाम पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। ये मुझे तो नहीं पता। तो गूगल करो अभी। Here's now, GDP growth means economic equality. अरे ये तो रियलिटी है। हाल ही में अभी हमने जापान को GDP में सरपास किया है और हम अभी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अभी और सुन, IMF के डेटा के अनुसार
हम ऑलमोस्ट 7% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह से चलते रहे ना तो हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। तो क्या ये ग्रोथ नहीं है? नहीं, ग्रोथ तो है, बट क्या इक्वालिटी है? हाँ, हमने जापान की जीडीपी को सरपास किया है, पर क्या हमने जापान की पर कैपिटा इनकम में सरपास किया है? क्या हमने उन्हें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बीट किया है? सुनो, जिस जापान की हम बात कर रहे हैं वहाँ की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट 12 टाइम्स ऑफ इंडिया पर कैपिटा इनकम है। और हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जहाँ इंडिया रैंक्स 105th पोजीशन, जापान है ही नहीं, क्योंकि वहाँ नेग्लिजिबल हंगर है। तो ये सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? अमीरों की जेब में। ऑक्सफैम की रिपोर्ट की कहती है कि इन टॉप 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन होल्ड्स अराउंड 77% ऑफ टोटल नेशनल वेल्थ ऑफ इंडिया। क्या अब हम ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनेंगे? नहीं, बिल्कुल बनेंगे, पर जीडीपी की पार्टी में सब इनवाइटेड होंगे, पर खाना सिर्फ अमीरों की ही प्लेट में सर्व होता है। तभी मैं कहूँ मेरी सैलरी 2020 से ही क्यों अटकी हुई है। वैसे 2020 में तो तू बेरोजगार था, अभी भी। नो पर्सनल दैट। मीडिया बायसनेस इज न्यू। अब ये मत बोल कि ये भी मिथ है। ऑब्वियसली है, तभी तो वीडियो में डाला है। मतलब मीडिया पहले से ही बिकी हुई थी? बिल्कुल, लोगों को लगता है कि मीडिया आज बिकी है, बट ये फिनोमिनन पहले भी हो चुका है, बस फर्क इतना है कि अब ज्यादा विजिबल हो चुका है। तुझे पता है 1975 के इमरजेंसी के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी थी। गवर्नमेंट न्यूज को रेगुलेट करती थी। तब बीजेपी के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर एल.के. अडवाणी जी ने एक स्टेटमेंट, लैंडमार्क स्टेटमेंट कही थी इंडियन मीडिया के लिए कि व्हेन यू वर आस्क्ड टू बेंड यू क्रॉल्ड। और ये स्टेटमेंट आज भी इंडियन मीडिया के ऊपर एक टाइट स्लैब है। तो कोई तो होगा ना जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा होगा। ऑब्वियसली हाँ, उस वक्त हमारा इंडियन एक्सप्रेस ने एक हिस्टोरिक प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने अपने फ्रंट पेज को ब्लैंक छापा था, लिटरली ब्लैंक, एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में। और वैसे अभी का क्या हाल चल रहा है? अभी का हाल तो बेहाल है भाई। ओनली 36% ऑफ इंडियंस को अपने न्यूज पे ट्रस्ट है। तो समझा, पहले एडिटर्स डिसाइड करते थे कि हेडलाइन क्या होगी, और अब एल्गोरिथम। अच्छा समझा, पहले के नेता सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और आज के नेता पॉडकास्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बॉटम लाइन ये है कि मीडिया बायसनेस नया नहीं है, बस ये पुराना ड्रामा नए एचडी में मिल रहा है। तो ये थे कुछ पॉलिटिकल मिथ्स जो हम सभी ने कभी ना कभी तो बिलीव किया होगा। मैंने तो किया था। तो टाइम आ चुका है कि अब हम इन्हें डिबंक करें। पॉलिटिक्स को समझना बोरिंग नहीं, पॉलिटिक्स को समझना एम्पावरिंग है। तभी तो हम यहाँ हैं, घर से पॉलिटिक्स, फ्रॉम होम फॉर नेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि चेंज तभी होगा जब समझ बदलेगी। जय हिंद, जय भारत।